आज 11 जनवरी है। अब आप कहेंगे कि 11 जनवरी में ऐसा क्या खास है जिसका जिक्र मैं आपसे करने जा रहा हूं। दरअसल 11 जनवरी को ही हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ था। अब लाल बहादुर शास्त्री के निधन में ऐसा क्या खास है जिसका जिक्र करना आज जरूरी हो जाता है। दरअसल लाल बहादुर शास्त्री का निधन भारत में न होके उस समय के सोवियत रूस के एक शहर ताशकंद में हुआ था और उनकी मृत्यु आज भी एक रहस्य बनी हुई है। दरअसल कहा जाता है कि ताशकंद में रात के करीब 2 बजे लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक से हुआ था। लेकिन उसमें एक दूसरी थ्योरी ये भी जुड़ी हुई है कि लाल बहादुर शास्त्री को जहर देकर मारा गया था, क्योंकि उनकी मौत से कुछ घंटे पहले ही भारत और पाकिस्तान के बीच एक बहुत बड़ा समझौता हुआ था 1965 की लड़ाई को लेकर। 1965 की लड़ाई में लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो फैसले लिए थे वो फैसले आज भी बहुत आक्रामक माने जाते हैं। 1965 से कुछ साल पहले ही हम 1962 में चीन से हारे थे। एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन वो लड़ाई हम हार गए थे और उसके कुछ साल बाद ही 1965 में पाकिस्तान ने हम पर हमला किया था और जम्मू कश्मीर में काफ़ी अंदर तक पाकिस्तानी फौजें राजस्थान में भी घुस आई थी और जम्मू कश्मीर में भी घुस आई थी। हालांकि भारत की फौजों ने जम्मू कश्मीर से अंदर जाकर पाकिस्तान के बड़े हिस्से में कब्जा कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी एक तीसरे देश यानी सोवियत रूस ने मध्यस्थता करके उस लड़ाई को रोकना चाहा था और उस वक्त के पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बीच एक समझौता हुआ था एक तीसरे देश में जाकर, जिसको ताशकंद कहा जाता है। और ये ताशकंद कॉन्स्पिरेसी आज भी एक रहस्य बनी हुई है कि आखिर देश के प्रधानमंत्री की दूसरे देश के एक शहर में जाकर मौत कैसे हो सकती है। अगर आज के परिवेश में आप सोचें कि एक प्रधानमंत्री की किसी दूसरे देश में जाकर मौत हो जाए तो कितना बड़ा ये एक काम हो सकता है। लेकिन उस वक्त क्योंकि मीडिया इतनी हावी नहीं थी, इतने चैनल नहीं थे, 24 घंटे चलने वाले चैनल नहीं थे, सोशल मीडिया तब नहीं पैदा हुआ था, इस वजह से ये बात दबी रह गई। अब मैं आपको बताऊं कि सोवियत संघ ने 11 जनवरी 1968 के दिन ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ। 10 जनवरी को ताशकंद समझौता हुआ जिसमें लाल बहादुर शास्त्री और जनरल अयूब खान ने उस समझौते पे हस्ताक्षर किए। उसके बाद ताशकंद में ही एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई जहां लाल बहादुर शास्त्री ने कुछ ज़्यादा खाना नहीं खाया, उन्होंने बहुत हल्का खाना खाया और उसके बाद वो अपने कमरे में चले गए जहां से उनका मृत शरीर ही बाहर आया। लाल बहादुर शास्त्री का प्रधानमंत्री बनना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है। मैं आपको बताऊं कि लाल बहादुर शास्त्री सिर्फ 19 महीने तक ही देश के प्रधानमंत्री बने थे। उससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री का प्रधानमंत्री बनना एक इत्तेफाक भी कहा जा सकता है, क्योंकि उनका नाम कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की दौड़ में तब शामिल नहीं था। ज़्यादातर लोग ये चाहते थे, कांग्रेस के लोग ये चाहते थे कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, क्योंकि उससे पहले जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया था और उस वक्त के कांग्रेस की परंपरा थी कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वो ही प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन तत्कालीन जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे के कामराज, उनके इंदिरा गांधी से मतभेद थे, कई बातों में कॉन्फ्लिक्ट्स थे, तो वो नहीं चाहते थे कि इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद, और उनका निधन भी हार्ट अटैक की वजह से हुआ था, गुलजारी लाल नंदा को देश का कार्यकारी प्रधानमंत्री बनाया गया कुछ दिन के लिए। लगभग 2 हफ्ते तक वो देश के कार्यकारी प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद तत्कालीन के कामराज ने उस वक्त के कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों और सांसदों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की कि किसको अगला प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो ज़्यादातर लोगों ने ये चाहा कि मोरारजी देसाई को भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाए। लेकिन मोरारजी देसाई के बारे में ये कहा जाता था कि मोरारजी देसाई अपने सहयोगियों की ही बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। तो लोगों में, कांग्रेस के लोगों में बात उठने लगी कि मोरारजी देसाई को अगर
देश का प्रधानमंत्री बनाया गया तो कहीं ना कहीं कांग्रेस कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि उस वक्त दूसरी पार्टियां भी उठने लगी थी, मतलब अपनी आवाज़ उठाने लगी थी। तो दो नाम उसके बाद के कामराज के सामने आए थे। मोरारजी देसाई का नाम हट गया था, उसके बाद इंदिरा गांधी का नाम और लाल बहादुर शास्त्री का नाम प्रधानमंत्री की दौड़ में शामिल हो गया। लाल बहादुर शास्त्री जो थे उससे पहले रेल मंत्री रह चुके थे और गृह मंत्री भी रह चुके थे पंडित नेहरू की सरकार में, और एक बहुत ही लो प्रोफाइल नेता थे, कंट्रोवर्सी से दूर रहते थे, ज़्यादा मीडिया में उनका नाम नहीं आता था। वैसे उस वक्त मीडिया भी इतनी हैवी नहीं थी, लेकिन फिर भी लाल बहादुर शास्त्री का नाम इतना नहीं आता था क्योंकि वो बहुत शांत किस्म के आदमी थे। लेकिन परिस्थितियों ने कुछ ऐसा खेल खेला कि आखिर में कांग्रेस के सामने सिर्फ दो विकल्प रह गए, इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन के कामराज ये चाहते थे कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं बने, तो उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को देश का प्रधानमंत्री बनाया। और उसी वक्त हम 1962 की लड़ाई से उभरे थे, क्योंकि हम हार चुके थे और देश अगली लड़ाई के लिए तैयार नहीं था। तो पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने ये सोचा कि नेहरू के बाद कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन देश की गद्दी संभालेगा। तो वो उनसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक थे। तभी जब लाल बहादुर शास्त्री अपने इजिप्ट दौरे से जब वापस आए और उन्होंने कराची में लैंड करा उनका प्लेन, तो वहाँ पर जनरल अयूब खान ने उनसे पहली मुलाकात की और उनके साथ उनके तत्कालीन विदेश मंत्री भुट्टो वो भी मौजूद थे। तो उन्होंने जब वहाँ पर उनसे मुलाकात की तो लाल बहादुर शास्त्री अपने बहुत ही सादे अंदाज में सफ़ेद रंग के धोती कुर्ते और वास्केट में उनके साथ पहुँचे, और अयूब खान जो थे वो विदेशी कपड़ों में सूट बूट में, और भुट्टो जो थे उनके विदेश मंत्री वो उनसे वहाँ पर मुखातिब हुए। लेकिन जो लाल बहादुर शास्त्री जी की हाइट बहुत छोटी थी, उनकी हाइट लगभग 5 फुट 2 इंच के आसपास थी, और जनरल अयूब खान काफ़ी लंबे चौड़े थे उनके सामने। तो उन्होंने उनको देखकर ये कहा था कि ये वो आदमी है जिसको भारत की कमान सौंपी गई है। तो उनकी हाइट का देखकर उन्होंने सोचा कि हम इनको कूटनीतिक तौर पे घेर सकते हैं और जम्मू कश्मीर का मुद्दा यूनाइटेड नेशन में उठा सकते हैं और उसको बड़ा मुद्दा बना सकते हैं। लेकिन वो नहीं जानते थे कि लाल बहादुर शास्त्री भले ही कद के छोटे हैं, लेकिन वो नेता बहुत बड़े हैं और उनका दृढ़ निश्चय है। तो उसके बाद 1964 में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक सैन्य कार्रवाई शुरू करी। उन्होंने एक बहुत बड़े स्तर पे सेना को भारत में घुसने की अनुमति दी, लेकिन क्योंकि वो जानते थे कि 1962 की लड़ाई से अभी भारत उभरा नहीं है और कमज़ोर है। लेकिन जब लाल बहादुर शास्त्री ने उस वक्त जो फैसले लिए, उन्होंने कहीं ना कहीं भारत की सेना को ये कहा जा सकता है कि 1962 के जो फैसले नेहरू ने लिए थे और 1965 के जो फैसले लाल बहादुर शास्त्री जी ने लिए थे, वो कहीं ना कहीं नेहरू से बेहतर माने जाते हैं, और उन्होंने कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना को, पाकिस्तान को बैकफुट पे लाकर खड़ा कर दिया था। तब जाकर उस लड़ाई में भी कहीं ना कहीं भारत आगे था और ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को हुआ था। ये कहा जाता है कि लाहौर से इंडियन जो फौजी थे हमारे, भारतीय सेना दिखने लग गई थी। तो अगर ये लड़ाई कुछ दिन और चलती या आगे बढ़ती तो हो सकता है कि लाहौर भी इंडिया के कब्जे में आ जाता। लेकिन तब युद्ध को विराम देने के लिए सोवियत रूस ने मध्यस्थता की और ताशकंद में एक फैसला लिया गया कि दोनों प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और जनरल अयूब खान को वहाँ बुलाया जाए और ताशकंद समझौते पर साइन किया जाए, जिसमें कुल मिलाकर 9 बिंदु थे, जिसमें कि जो दोनों देश हैं वो अपनी पूर्व निर्धारित जो बाउंड्रीज हैं उसका पालन करेंगे, सीज फायर का पालन करेंगे, और जो हिस्से जो जीत चुके हैं या अपने कब्जे में ले लिए हैं वो दोनों देश एक दूसरे को वापस करेंगे। तो इन समझौतों पर ताशकंद में 10 जनवरी को हस्ताक्षर किए गए, जिसको लेकर भी लाल बहादुर शास्त्री काफ़ी दबाव में थे, क्योंकि जब ये फैसला लिया गया कि जो पाकिस्तान के हिस्से भारत ने जीत लिए हैं वो वापस किए जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने जिन हिस्सों पर इंडिया के कब्ज़ा किया था वो इतने वहाँ पर वो रिहायशी नहीं थे और ज़्यादा वहाँ पर आबादी नहीं थी, लेकिन जिन हिस्सों में इंडिया ने कब्ज़ा किया था वो बहुत रिहायशी वाले और बहुत बड़े हिस्से थे। लाहौर तक भारतीय फ़ौज पहुँचने वाली थी।
तो इसको लेकर कहीं ना कहीं लाल बहादुर शास्त्री का विरोध भी होने लगा। तत्कालीन जनसंघ के अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको लेकर लाल बहादुर शास्त्री की आलोचना भी की थी, और उस वक्त के कुछ और नेता थे जिन्होंने आलोचना की थी। यहाँ तक ये भी कहा जा सकता है कि कहीं एक मीडिया ये भी खबरें थी कि पंडित लाल बहादुर शास्त्री का जो परिवार था वो भी उनके इस फैसले से खुश नहीं था, और कहीं ना कहीं इस फैसले में बहुत दबाव में थे लाल बहादुर शास्त्री। तो 10 जनवरी 1965 को ताशकंद में समझौता हुआ। दोनों पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लोग वहाँ पर मौजूद थे। लाल बहादुर शास्त्री ने और जनरल अयूब खान ने उस समझौते पर दस्तखत किए, और फरवरी 1966 तक ये फैसला हुआ कि फरवरी 1966 तक दोनों फौजें अपनी अपनी जगह वापस चली जाएंगी, और जो सीमा है उनका पालन किया जाएगा, सीज़फायर का पालन किया जाएगा। उसको लेकर जब ये समझौता हो गया, उसके बाद ताशकंद में ही एक पार्टी दी गई, पार्टी ऑर्गेनाइज की गई शाम के वक्त, जहाँ पर जो लाल बहादुर शास्त्री थे वो बहुत उन्होंने इंजॉय नहीं किया, कह सकते हैं कि वो बहुत चुप थे, क्योंकि उस वक्त जो उनके साथ उनके सलाहकार थे कुलदीप नैयर, एक वरिष्ठ पत्रकार थे और उनके प्रेस सलाहकार के तौर पर वहाँ थे। उन्होंने अपनी किताब बियॉन्ड द लाइन, उनकी एक आत्मकथा थी, उसमें उन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में ये बातें की हैं, लिखा है कि जो लाल बहादुर शास्त्री थे वो बहुत चुप थे। उन्होंने ज़्यादा कुछ खाया भी नहीं। उन्होंने शायद पालक का साग और आलू की सब्ज़ी के साथ बहुत हल्का खाना खाया, और उसके बाद वो अपने कमरे में चले गए, जहाँ से उन्होंने करीब रात को 11 बजे अपने परिवार में फ़ोन किया, अपने पत्नी से फ़ोन पे बात की, लेकिन उनकी आवाज़ कहा जाता है कि बहुत स्पष्ट नहीं थी। तो उनकी पत्नी ने वो फ़ोन उनकी बेटी को दे दिया, और उनकी बेटी से लाल बहादुर शास्त्री जी ने पूछा कि इस फैसले को लेकर हिंदुस्तान में क्या माहौल है। तो उनकी बेटी ने कहा कि सब लोग ये जानने के लिए आतुर हैं कि आखिर वहाँ पर क्या फैसला हुआ, क्या माहौल है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं खबर हिंदुस्तान में पहुंच चुकी थी कि समझौता हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि आपका सब लोग यहाँ बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, और लाल बहादुर शास्त्री काफ़ी उत्सुक थे कि उस वक्त हिंदुस्तान में उनके लिए क्या बातें चल रही हैं, मीडिया में इस तरह की खबरें हो रही हैं। तो उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि जो हिंदुस्तान के अखबार हैं वो अखबार काबुल भिजवा दिए जाएं, क्योंकि वहाँ से वो काबुल होते हुए भारत आने वाले थे, उनका काबुल में भी कार्यक्रम था। तो उन्होंने कहा कि जो हिंदुस्तान के अखबारों में जो इस समझौते को लेकर जो खबरें आ रही हैं वो अखबार काबुल भिजवा दिए जाएं, ताकि मैं वहाँ पर वो पढ़ सकूं। लेकिन उसके बाद उन बात नहीं हुई, और रात को करीब 2 बजे कहा जाता है कि हार्ट अटैक उनको हुआ। और इसकी जब खबर कुलदीप नैयर को मिली तो वो अपने कमरे से बहुत तेज़ी में भागते हुए वहाँ पहुँचे जहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री रह रहे थे। तो उन्होंने देखा कि बड़े से बेड में उनका मृत शरीर पड़ा है। तो वो चौंक गए, और उन्होंने अपनी किताब में एक चीज़ और लिखी है कि आखिर लाल बहादुर शास्त्री का निधन अगर वहाँ हो गया था तो उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एक थ्योरी ये भी है कि लाल बहादुर शास्त्री को जहर दिया गया था। क्योंकि उन्होंने बताया कुलदीप नैयर ने कि जब उनकी डेथ हुई तो उनका शरीर नीला पड़ने लगा था। तो यहाँ पर ये थ्योरी निकल के आई कि हार्ट अटैक से नहीं, उनकी जो मौत हुई है वो जहर देने के कारण हुई थी। और ये भी बहुत कम लोग जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री को एक हार्ट अटैक पहले आ चुका था। 1959 में उनको एक बार हार्ट अटैक आ चुका था, और ये जो था उनका दूसरा हार्ट अटैक था। लेकिन ये थ्योरी अभी भी उलझी हुई है कि क्या उनको हार्ट अटैक हुआ था तो और या फिर उनको जहर दिया गया था, क्योंकि ताशकंद में एक देश के प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई थी। उसके बाद भी वहाँ पर उनका पोस्टमार्टम नहीं किया गया। उसके बाद जब उनका पार्थिव शरीर हिंदुस्तान लाया गया तो हिंदुस्तान में भी किसी ने उनका पोस्टमार्टम कराने की कोई जहमत नहीं की। तो कुलदीप नैयर अपनी किताब में लिखते हैं कि मुझे आज तक इस बात का जवाब नहीं मिला कि आखिर उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया, और एक देश ने एक बहुत अच्छा नेता खो दिया। आज इस बात को करना ये ज़रूरी है क्योंकि आज की पीढ़ी ये जान सके कि लाल बहादुर शास्त्री भले ही 19 महीने के लिए देश के प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन उन्होंने इस 19 महीने में देश को बहुत मजबूत करा था, पाकिस्तान को घुटने पे टेकने पर मजबूत कर दिया था और अपनी दृढ़ता का परिचय दे दिया था। लेकिन एक हार्ट अटैक की वजह से कहें या फिर जहर दिया गया था, ये थ्योरी अभी भी उलझी हुई है और देश ने एक अपना बहुत दृढ़ नेता खो दिया था।
तो इसी तरह की जानकारी हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए ABPL न्यूज़। नमस्कार।